हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड आई नो आपका जो है एग्जाम बहुत पास आ चुका है। और इस चैप्टर को या इस यूनिट को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरी जितना भी आपका सिलेबस है सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पेपर में मोस्टली आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एशियन सोसाइटी जो आपका प्राचीन समाज सब्जेक्ट है उसके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ एंड मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी फर्स्ट यूनिट की। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। तो मतलब ये वन शॉट वीडियो होगी जो कि बहुत हेल्पफुल है बिफोर एग्जाम। ठीक है, अपने एग्जाम से पहले इसे देखकर जाना और सभी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपकी फर्स्ट यूनिट से ही आपके 50 नंबर तक का आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि पास तो आप अच्छे मार्क्स से हो ही जाओगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो। सो हमारी फर्स्ट है यूनिट 1, सभ्यता की परिभाषा, स्रोत और इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग, धातु प्रौद्योगिकी पर बहस। तो यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले सभ्यता की परिभाषा की सभ्यता होती क्या है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सिविलाइजेशन होता क्या है। उसके बाद जो सोर्सेज हम उन पे गौर करने वाले और इतिहास लेखन पर बात करने वाले हैं। शहरी क्रांति और कांस्य युग, जो शहरी क्रांति आई वो कब आई, कैसे आई, और कांस्य युग जो था वो कैसा रहा, गाँव के लोग जब शहरों की तरफ जो है बढ़ने लगे थे। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं और जो मेटल टेक्नोलॉजी है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सभ्यता का अर्थ, स्रोत और इतिहास लेखन। यानी कि अभी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं सिविलाइजेशन की, सोर्सेस एंड हिस्टोग्राफी। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर सभ्यता क्या होती है। सभ्यता एक संगठित समाज है। संगठित समाज जो संगठन में, समूह में जो लोग रहते हैं, वैसे ही सभ्यता के लोग भी समूह में रहते हैं जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म और कला का विकास होता है। तो सभ्यता क्या होती है, जहां पर संगठित समाज होता है और मानव विभिन्न पहलू जैसे कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, कला का विकास करते हैं। यानी कि सभी लोग साथ में रह रहे हैं, मिलकर मेहनत कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, जो भी सभ्यता है, जो भी वहां पे गांव है, उसका जो है विकास हो रहा है। तो उसी को कहते हैं सभ्यता। अब चलिए इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी गांव, कस्बा जब एक सभ्यता होता है, जब उसमें ये सारे हमें चीजें, गुण धर्म देखने को मिल जाए, लाइक अगर नगरों का विकास हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर पता चलेगा कि ये एक सभ्यता है और यहाँ पर लोग गांवों को छोड़कर जो है शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और अब शहरों का विकास हो रहा है। समाज संगठन, संगठित रूप से समाज चल रहा है। लिखित भाषा का प्रयोग, यहाँ पर लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो लिखी जाती है प्राकृतिक भाषा, लोग उसको ही आम तौर पर बोलचाल में भी उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी, कला का विकास। प्रौद्योगिकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी और कला, लोग जो क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे हैं, जो लोग रचनात्मक है, उन चीजों का जब विकास होता है तो हमें पता चलता है कि एक अच्छी सभ्यता का जो है यहाँ पर उदय होता हुआ दिख रहा है। होप आपको ये पॉइंट्स जो है क्लियर हुए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज होते क्या हैं। तो इतिहासकारों को प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो इतिहासकार है उन्हें अगर किसी भी सभ्यता को जानना है, कोई भी पुरानी जगह है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए उन्हें स्रोतों की, सोर्सेज की आवश्यकता होती है और वो उन्हीं सोर्सेज को ध्यान में रखकर जो है चीजें करते हैं। लाइक अगर उन्हें कोई भी मिला, कोई बर्तन मिला, तो वो कैसी सभ्यता थी, उसमें कैसे बर्तन यूज होते थे, लोग किस तरह के थे, क्रिएटिव थे, ठीक है, लोगों का ज्ञान कितना, तो वो उन सभी चीज़ों से जज हो जाता था। लाइक देखिए, जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन मिला तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन पे बहुत प्यारे प्यारे आर्ट बनाए हुए हैं, तो उससे क्या है, चीज़ें क्लियर हो जाती है कि लोग क्रिएटिव थे और उन्होंने बहुत ही अलग अलग टाइप के बर्तन बनाए। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार भी थे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मिट्टी का प्रयोग किया, इतने सुंदर सुंदर बर्तन बनाए। तो सोर्सेज भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी सभ्यता को जानने के लिए। अब यहाँ पे है इतिहास लेखन, यानी कि हिस्टोग्राफी। इतिहास लेखन का अर्थ क्या होता है, इतिहास लिखने की प्रक्रिया। यानी कि इतिहास लेखन क्या होता है कि इतिहास में लाइक 100 साल पहले कोई लोग कहीं रहते थे। लाइक देखो, जैसे कि आप एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आपके घर के पास कोई जगह है जो बहुत बंजर हुई पड़ी है और वहां पर आपको क्या दिख रहा है कि वहां पे छोटे छोटे घर है, टूटे फूटे।
और वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता, तो आपको क्या लगेगा कि शायद यहाँ पे कोई पहले रहता था। तो जो हिस्टोग्राफर होते हैं, ये जो हमारे हिस्टोरिकल्स होते हैं, आर्कोलॉजिकल होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे से कुछ सोर्सेज लेकर आते हैं एंड देन उन्हें पता चलता है कि वहाँ किस तरह का लोगों का जीवन था, किस तरह की सभ्यता थी, और उन्हीं चीज़ों को देखकर वो इतिहास लिखते हैं। यानी कि इतिहास में ये सारी चीज़ें हुई होंगी और वो उन्हीं चीज़ों पे अनुमान लगा के इतिहास का लिखन करते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि इतिहास लेखन होता क्या है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है नगरीकरण की क्रांति और कांस्य युग, यानी कि अर्बन रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे और ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, नगरीकरण की क्रांति, यानी कि जो अर्बन रेवोल्यूशन हो रहा था, नगरीकरण की क्रांति का यह अर्थ है कि शहरों का उभरना और उनका विकास होना। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था ना कि नगरों का विकास होना, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी सभ्यता का। तो यहाँ पर नगरीकरण की क्रांति मतलब अब लोग किस में लग गए थे, विकास में लग गए थे। वो नगरीकरण कर रहे थे, नगरों का विकास कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा लोगों ने क्या किया, व्यापार किया पुराने टाइम में। तो किसी भी सभ्यता की ये क्या है, विशेषताएं हैं कि अगर कोई भी सभ्यता है बहुत अच्छी है, विकसित है, लाइक किसी पे भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, शांग राजवंश है चीन का, ठीक है। तो ये सभी में अच्छे पॉइंट्स भी है क्योंकि ये सभी ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही फेमस थी। तो आप लिखोगे कि इनमें नगरों का क्या था, विकास हुआ, लोग उभर कर सामने आए, लोगों ने क्या किया, अपने राज्य के लिए, अपनी सभ्यता के लिए कड़े संघर्ष करे। देन यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्राचीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा और चीन में हुई। अभी मैंने तुरंत यही एग्जांपल दिया कि भाई जो ये सभ्यताएं थी, ये जो चीजें हो रही थी, विकास हो रहे थे, चाहे वो शहरों में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, व्यापार में हो या शासन व्यवस्था में हो, ये हमें कहाँ देखने को मिले, इन सभी सभ्यताओं में देखने को मिले। तो ये एक मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ आपकी बुक का, ताकि आप इन चीजों को लिख सके। अब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लास्ट मूवमेंट पे आप वीडियो देख रहे हैं और आपका मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा, चीन, किसी से भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये लाइन्स तो आप लिख सकते हो ना कि ये एक अच्छी सभ्यता थी, बहुत फेमस थी, इनमें कृषि के क्षेत्र में बहुत से विकास देखने को मिले, लोगों ने औजार बनाए, व्यापार किया, जैसे कि अगर उन्होंने हल बनाए तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी बेचा। अगर उन्होंने कोई कला अपनी, लाइक उन्होंने ज्वेलरीज बनाई, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बनाई थी ना, मनकों से ज्वेलरीज बनाई थी, तो उनका जो है उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों या फिर दूसरे राज्यों के साथ व्यापार किया। और शासन व्यवस्था का भी विकास हुआ, लाइक जो शासन किया जाता था वो बहुत ही अच्छे से मैनेज था ताकि जो सभ्यता है उसमें शांति बनी रहे। अब देखो इतनी अच्छी अच्छी सभ्यताएं होती है, सब कुछ इतना अच्छा होता है, फिर ये गायब, लुप्त कैसे हो जाती है? तो कुछ ना कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। चलिए अब बात करते हैं कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज के बारे में, कि कांस्य युग वह समय है जो मनुष्य ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया। अब कुछ लोगों ने ना, जब मैं कल लाइव आ रही थी मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, बट स्टिल बच्चे बोल रहे थे कि कांसा तांबे को ही कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तांबा और टीन को जो मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था कि वो लोहे के औजार बनाए, तो उन्होंने तांबे और टीन को मिलाया तो क्या बना, कांसा बना, और उसकी उन्होंने चीजें बनाई। कांसे से क्या बनाया, कांसे के उपयोग से हथियार बनाए, औजार बनाए और मूर्तियां भी लोगों ने बनाई। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का एक प्रमुख उदाहरण है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें भी जो है कांस्य का बहुत उपयोग हुआ था, कांस्य से हथियार बनाए गए, औजार बनाए गए और मूर्तियां भी बनाई गई। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है धातु प्रौद्योगिकी पर बहस, यानी कि डिबेटिंग मेटल टेक्नोलॉजी। अभी हम धातु प्रौद्योगिकी पर बात करने वाले हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि धातु प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि धातु यानी कि मेटल टेक्नोलॉजी क्या थी जो उसका इतना विकास हुआ, इतनी सारी चीजें बनी। तो सबसे पहले मेटल टेक्नोलॉजी में आपका कांसा भी आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्राचीन समाजों में धातुओं का प्रयोग मुख्य रूप से औजार, हथियार और आभूषण बनाने के लिए होता था। यानी कि जो पुराना टाइम था उस टाइम पे धातुओं का क्यों प्रयोग होता था, 3-4 चीजें ही बनती थी, या तो मूर्ति बन गई, औजार बन गए, हथियार बन गए, या फिर कोई आभूषण बना दिया। प्रारंभिक धातु तांबा, यानी कि पुराने टाइम में जो मेटल टेक्नोलॉजी थी, धातु प्रौद्योगिकी थी, तो उसमें सबसे पहले तांबा था जिसका लोगों को ज्ञान था और उसी से वो चीजें बनाते थे, ठीक है, कॉपर से ही चीजें बनाते थे। उसके बाद जब उन्होंने तांबे में टीन मिलाई तो कांसे बना, तो कांसे से उन्होंने क्या करा,
बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि मैंने आपको बताया औजार हथियार आभूषण। उसके बाद लोहे के बारे में हम बात करते हैं, आयरन के बारे में बात करते हैं कि तकनीकी रूप से उन्नत धातु जिसमें समाज में बड़ा बदलाव किया, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लोहा जो था अब वो आ गई, अब लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया, तो समाज में अब इससे बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि लोहे से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बनने लगी। यानी कि लोगों ने सबसे पहले तांबे से चीज़ें बनाई, फिर उन्होंने कांसा बनाया, उसके बाद अब लोहा जो है अस्तित्व में आया और उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लग गई। ठीक है, होप्स आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड यहाँ पर क्या है, बहस का मुख्य मुद्दा, यानी कि आपका ये क्वेश्चन आता है कि डिबेट जो हो रही थी, बहस हो रही थी धातु प्रौद्योगिकी को लेकर, मेटल टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वो क्या थी, तो उन्हीं बहस के मुद्दे हम देखने वाले हैं। कौन से, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि क्या धातु तकनीकी ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया, कि जो धातु तकनीकी आई, ठीक है, उसने क्या सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया, ये बहस के मुद्दे खड़े हुए। ठीक है, और धातु प्रौद्योगिकी ने कृषि और युद्ध में कैसे बदलाव लाए, कि भाई जब धातु प्रौद्योगिकी आई तो कृषि और युद्ध में भी बदलाव आए, क्योंकि अब युद्ध, पहले लोग हाथों से लड़ रहे थे, ठीक है, पर अब उनके हाथों में हथियार आ गए थे। कृषि लोग पहले हाथों से कर रहे थे, अब वो किससे कर रहे हैं, औजारों से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या धातु प्रौद्योगिकी के बिना प्राचीन सभ्यता का विकास संभव है, कि भाई अगर धातु प्रौद्योगिकी ना हो तो क्या जो प्राचीन सभ्यता है उनका विकास जो है वो संभव है। तो ये सभी डिबेट के जो है पॉइंट्स जो है खड़े हो गए और इन्हीं पर जो है विचार विमर्श आपको करना है। देन यहाँ पर अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया सभी के बारे में, कांसे के बारे में, कि सभी सभ्यताओं का विस्तार हुआ, किसी भी सभ्यता पे आए लिख सकते हो, कि कृषि के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, इन चीज़ों के क्षेत्र में अगर विकास हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि क्या है, यह एक अच्छी सभ्यता का क्या है, उदाहरण है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया और मैं इसका आंसर आपको समझाने वाली हूँ, कि सभ्यताओं के उत्कर्ष और विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है, कि सभ्यता के उत्कर्ष और विकास के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन सभ्यताओं का उत्कर्ष और विकास कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक कारकों पर आधारित था। इन कारणों ने मानव समाज को संगठित, उन्नत और स्थायी बनाया। यानी कि हम बात कर रहे हैं पुरानी सभ्यताओं के बारे में, तो उनके उत्कर्ष और विकास में कई सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, भौगोलिक कारकों पर आधारित है। यानी कि अगर किसी भी सभ्यता का विकास हो रहा है तो वो किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर या आधारित था, एंड देन उसका विकास हुआ। ठीक है, तो जब भी किसी भी पुरानी सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें उन्होंने सभी चीज़ों को गौर किया, आर्थिक रूप से भी लोगों का विकास हुआ, सामाजिक रूप से भी हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि प्रशासन में भी मदद मिली, विकास हुआ। ठीक है, आर्थिक रूप से लोगों की स्थिति अच्छी हो गई। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास पैसा आने लगा था, व्यापार वो कर रहे थे। ठीक है, तो इन कारणों ने मानव समाज को संगठित, उन्नति और स्थायी बनाया, कि लोगों को जब वो समूह में रह के काम कर रहे थे, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो उन्होंने लोगों को क्या किया, स्थायी बनाया और उन्नति प्रदान की, कि अब लोग आगे बढ़ रहे थे और साथ रहकर कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रमुख कारण दिए गए हैं, कि प्रमुख कारण लिखित है कि कृषि का विकास हुआ। कैसे हुआ, कि कृषि के विकास ने मानव समाज को खानाबदोश जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ावा देने में मदद कि भाई जो कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, लोगों को कृषि करनी आई, तो क्या हुआ, अब लोगों को इधर उधर अपने जीवन में, देखो पहले क्या होता, कृषि नहीं होती थी, लोगों को अपना जीवन चलाना था तो वो इधर उधर जाते थे, शिकार करते थे और खाते थे। ठीक है, पर अब उन्हें कृषि करनी आ गई तो वो एक जगह रह रहे थे स्थायी रूप से और कृषि कर रहे थे, और फिर जो उनको अनाज मिल रहा था या उन्हें जो भी प्राप्ति हो रही थी, ठीक है, वो अनाज की प्राप्ति जो भी हो रही थी उसको भी वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, और उससे उन्हें भी जो है क्या मिल रहा था, लाभ मिल रहा था। तो यहाँ पे होप आपको समझ आया होगा कि कृषि ने भोजन की नियंत्रण आपूर्ति सुनिश्चित की, यानी कि लोग अब इजिली खा पा रहे हैं, अब उनको कृषि करनी आ गई तो बस उनका जीवन अब बहुत अच्छा हो गया, उनके खाने के उनके पास बहुत ही ज़्यादा अब जो थे चीज़ें थी, और अब उनके पास इतनी ज़्यादा खेती हो रही थी कि वो बेच भी पा रहे थे और रख भी पा रहे थे अपने लिए।
जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई और नगरों का विकास हुआ। अब क्या हुआ, लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। लोगों के पास पहले खाने के लिए नहीं होता था तो लोग मर जाते थे, कुछ खाते थे कुछ नहीं खाते थे, कुछ मांस ज़्यादा खाते थे, बट स्टिल अब उनके पास भोजन इतना है कि वो इजिली खा पा रहे थे। तो इससे क्या देखने को मिला कि जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और नगरों का विकास हुआ। अब है नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास की अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, कि जितनी भी सभ्यताएं पाई गई ज्यादातर नदियों के किनारे पाई गई। क्यों? क्योंकि भाई एक नदी एक बहुत अच्छा स्रोत है इंसान के जीवन यापन करने का। चाहे वो कृषि कर रहा है तो उसको सिंचाई में भी नदी हेल्प कर रही है। तो नदी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल थी लोगों के जीवन में, इसीलिए ज्यादातर सभ्यताएं जो थी वो नदियों के आसपास ही पाई गई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे, बेसिकली यहाँ पे नदियों का नाम दिया गया कि भाई जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस जो थी एक नदी थी उसके किनारे थी, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता सिंध नदी के किनारे थी। तो देखो यहाँ से भी आपको अच्छा पॉइंट मिल गया। अगर मिस्र की सभ्यता पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप विशेषता तो लिख सकते हो, और आपको ये भी पता चल गया कि वो नील नदी के किनारे जो है उसका विकास हुआ था। उसके बाद है नदियों ने जल, कृषि, परिवहन के साधन प्रदान किए। अब नदियों से क्या हो रहा था, मैं बोल रही थी ना, कृषि में क्या हेल्प मिल रही थी कि वो सिंचाई कर पा रहे थे, और जल, लोगों को जल मिल रहा था, जल ही जीवन है। उसके बाद परिवहन के साधन, बेसिकली लोग जो थे वो नदियों के थ्रू भी क्या करते थे, ट्रेड करते थे, यानी कि नदियों से ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्यापार और वाणिज्य। थर्ड पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार और वाणिज्य ने विभिन्न सभ्यताओं के बीच संस्कृति और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। कि व्यापार और वाणिज्य जब आया तो जो अलग अलग सभ्यताएं थी उनके बीच संस्कृति और तकनीकी आदान प्रदान को अब क्या था, जो बढ़ावा मिल गया, और लोगों ने वस्त्र, धातु, मसाले और अन्य वस्तुओं का लेन देन किया, जिससे आर्थिक वृद्धि हुई। तो लोगों ने क्या किया कि वस्त्र, धातु, मसाले और जितनी भी वस्तुएं थी उनका लेन देन शुरू करने लगे, जिससे क्या होती, आर्थिक प्रगति हुई। यानी कि लोगों के पास, जैसे कि मेरे पास एक जरूरत की वस्तु है तो मैं उससे क्या करूं, तुम्हारी वस्तु जो मुझे जरूरत की है वो तुम मुझे दे दो, और तुम्हें जो जरूरत है वो चीज मैं तुम्हें दे दूं। तो ऐसे ही लोग मसाले, धातु, वस्त्र, वस्तुओं का क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे, लेन देन करते थे। अब बात करते हैं धातु प्रौद्योगिकी के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं कि धातु प्रौद्योगिकी विशेष रूप से तांबा, कांसा और लोहे का प्रयोग सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो सभ्यताओं का विकास है इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसने निभाई, तांबा, कांसा और लोहे ने। इन धातुओं ने औजार और हथियार बनाए, जिससे कृषि और सुरक्षा में सुधार हुए। कि जो लोगों ने क्या की, धातुएं बनाई, जैसे कि औजार बनाए, हथियार बनाए, तो इनसे बहुत सारे क्षेत्रों में जो है मदद मिली, लाइक कृषि के क्षेत्र में, और लोग जो शासन कर रहे हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन सब चीज में भी लोगों को क्या है, चीजें मिली। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लोग पहले युद्ध हाथ से लड़ते थे, बट अब उनके पास औजार आ गए, बेसिकली हथियार आ गए। सामाजिक और राजनीतिक संगठन की सभ्यताओं के विकास में शासन व्यवस्था का बड़ा योगदान था। राजा और प्रशासनों ने कानून और व्यवस्था लागू की। धार्मिक संस्थाओं ने समाज को नैतिकता और संस्कृति से जोड़ा। यानी कि अब लोग समाज और राजनीतिक संगठन, यानी कि लोग अब मिलकर काम कर रहे थे। शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी और प्रशासन में कानून था, व्यवस्था थी, इसीलिए लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और जो है अपना आर्थिक विकास भी तेजी से कर रहे थे। ठीक है, और आर्थिक विकास के साथ साथ हमने देखा कि धार्मिक रूप से विकास हुए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर क्षेत्र में जो है विकास देखने को मिले। देन आगे यहाँ पे लेखन प्रणाली और शिक्षा की, जो लेखन प्रणाली थी वो कैसी थी, और शिक्षा, यानी कि लेखन प्रणाली के विकास ने इतिहास को दर्ज करने, यानी कि जो भी लेखन प्रणाली थी, इससे क्या पता चला, लोगों ने, देखो उस टाइम पे कॉपी किताब तो नहीं थे, बट स्टिल लोग अभिलेख, पांडुलिपियां, इन पे चीजें लिखते थे, तो उनसे हमें हमारे इतिहास में किस तरह की शासन व्यवस्था थी उसका पता चला, है ना। तो ऐसे ही कानून बनाने और ज्ञान के प्रसार के लिए में भी सहायता मिली लेखन प्रणाली से। अब सुनो,
एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सभी को समझाने के लिए। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो उनके पोते थे, कौन, अशोक, उन्होंने अपने धम छपवाए थे। क्या उन्होंने दीवारों वगैरह पे, अभिलेखों पे क्या करे थे, अपने धम उत्कीर्ण कराए थे ताकि लोग उनका पढ़ के प्रसार कर सके। तो ज्ञान का प्रसार कैसे हो रहा है कि लोगों ने कोई भी चीज, कोई भी कानून, अभिलेख पांडुलिपि पर छाप दिए और लोगों तक अब वो पहुंच गए, तो उससे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है और लोगों को शिक्षा भी मिल रही है। शिक्षा ने सभ्यताओं को संस्कृति के रूप में समृद्ध बनाया, कि जो शिक्षा थी उन्होंने सभ्यताओं को संस्कृति के रूप में भी समृद्ध बना दिया। यानी कि लोगों की जो संस्कृति थी अब वो शिक्षा के रूप में, जैसे कि मानो एग्जाम्पल, लोगों की जो संस्कृति है, ठीक है, वो एक दूसरे को तक अगर पहुंच रही है तो क्या हो रहा है, वो अपनी संस्कृति का ज्ञान दूसरे लोगों को दे रहे हैं, तो उससे भी क्या हुआ, शिक्षा में बढ़ावा मिला और अलग अलग लोगों तक संस्कृति जो है वो पहुंच पाई। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है पेपर में, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं मेटल टेक्नोलॉजी की, कि उसकी क्या भूमिका थी और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हमें धातु प्रौद्योगिकी के आने से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिचय। परिचय क्या है कि धातु प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है कि धातुओं को गलाने, ढालने और उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया। तो धातु प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है कि धातु को गलाना और ऐसी वस्तु बनाना जो कि हमारे लिए उपयुक्त है। जैसे कि मैं औजार बना रही हूँ, तो एक धातु को पहले मैं गर्म करके बहुत पिघाल के उसको फिर उस चीज का शेप दे रही हूँ, तो उसी को कहते हैं धातु प्रौद्योगिकी। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य ने पत्थर के औजारों की जगह धातु के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, तब समाज में बड़े बदलाव आए कि लोग पहले पत्थर की चीजें यूज कर रहे थे, पत्थर के औजार यूज कर रहे थे, बट देन जब उन्हें तांबे का या कांसे का क्या हुआ, ज्ञान हुआ, तो लोगों ने उसका उपयोग शुरू किया और उससे समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले। अब है तांबा, कांसा और लोहे जैसी धातुओं की खोज, कि अब तांबा, कांसा और लोहे जैसी धातुओं की खोज हुई धीरे धीरे और उसके प्रयोग से कृषि, व्यापार, युद्ध और समाज की संरचना में लंबे समय तक प्रभाव डाला। यानी कि अब आपने क्या देखा कि अब लोगों को किसका ज्ञान हो गया, लोहे, तांबे, कांसे ऐसी धातुओं का ज्ञान हो गया। तो अब विभिन्न क्षेत्रों में विकास देखने को मिल रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, व्यापार है या जो युद्ध का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है, संरचना में लंबे समय तक प्रभाव डाला। धातु प्रौद्योगिकी के विकास ने सभ्यताओं को मौजूद और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो धातु प्रौद्योगिकी थी इसका जब विकास हुआ, बेसिकली मेटल टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ, तो हमें क्या देखने को मिला कि सभ्यताएं बहुत मजबूत हुई और बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है भूमिका निभाई मेटल टेक्नोलॉजी ने अपनी। ठीक है, आगे क्या है, धातु प्रौद्योगिकी का अर्थ, यानी कि धातु प्रौद्योगिकी का मतलब है कि धातुओं का उपयोग करके औजार, हथियार, आभूषण और अन्य वस्तुएं बनाना। तो होप सो आपको समझ आया होगा। धातु प्रौद्योगिकी का यह अर्थ है कि इसका इस्तेमाल करना, इसका उपयोग करना और इससे औजार और जरूरत की जितनी भी वस्तुएं वो बनाना। सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया, याद रखना, पहले तांबे का उपयोग हुआ, देन कांसा बना, टीन और तांबे को मिला के। इसके बाद कांसे का प्रयोग हुआ जो टीन और तांबे का मिश्रण था। होप आपको समझ आ रहा होगा। बाद में लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ जिससे समाज में क्रांति ला दी। धातुओं के उपयोग ने न केवल कृषि और युद्ध को उन्नत किया बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी नींव भी रख दी। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि लोहे का प्रयोग ही शुरू हो गया था, यहाँ पे समाज में क्रांति सी आ गई थी। क्या क्रांति आई कि भाई नॉर्मली पहले लोग कांसे का उपयोग कर रहे थे, तांबे का कर रहे थे, बट स्टिल अब जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो एक क्रांति जो है आ गई, यानी कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक जो है परिवर्तन हमें देखने को मिले। अब धातु प्रौद्योगिकी के कारण दीर्घकालीन समाज में परिवर्तन, अब कौन कौन से परिवर्तन थे वो हम देखेंगे। कि सामाजिक संगठन में बदलाव, धातु प्रौद्योगिकी ने समाज को संगठित करने में मदद किया। कि जब धातु प्रौद्योगिकी आई तो उससे भी समाज जो है संगठित हो गया। उसके बाद किसान धातु के औजार का प्रयोग करके अधिक अनाज उगाने लगे, यानी कि अब उन्हें कृषि के क्षेत्र में क्या मदद मिल रही है, उन्हें एक अच्छे औजार मिल गए खेती करने के लिए, तो अब उनके पास एक अधिक अनाज जो है उन्हें मिलने लगा। कारीगर धातु के औजार और आभूषण बनाते थे। कारीगर क्या करते थे, धातु के औजार बनाते थे और उन्हीं के आभूषण भी बनाते थे। योद्धा धातु के हथियारों का प्रयोग करने लगे और इससे क्या हुआ, समाज को
सुरक्षा मिली। तो यहाँ पर जब युद्ध होता था तो क्या होता था, लोहे के धातु के बने जो है औजारों का उपयोग होने लगा और समाज को बहुत ही अच्छी सुरक्षा मिलने लगी। नए वर्गों का उदय की धातु प्रौद्योगिकी के कारण समाज में नए वर्गों का गठन हुआ, यानी कि जैसे जैसे धातु प्रौद्योगिकी आई तो नगरों का विकास हुआ, अलग अलग क्षेत्र में बंटने लगे नगर, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण अब लोग ज्यादा होने लग गए थे, तो अब अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वर्ग बनने लग गए थे। तो नए वर्गों के उदय में क्या है कि धातु प्रौद्योगिकी के कारण समाज में नए वर्गों का क्या हुआ, गठन हुआ। और यहाँ पे क्या है, किसान, कारीगर, व्यापारों और योद्धाओं ने अलग अलग वर्ग बनाने लगे। वो अब अपने एक दूसरे के क्या करने लगे, अलग अलग वर्ग बनाने लगे। और राजा और प्रशासन ने धातु के अधिकारों और उपकरणों का प्रयोग करके उनके साम्राज्य को मजबूत किया। कि अब राजा और प्रशासन ने क्या किया कि धातु के उपकरण और हथियारों का उपयोग किया और इससे साम्राज्य को मजबूती मिली। उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की धातु प्रौद्योगिकी ने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। अब यहाँ पर क्या है कि धातु प्रौद्योगिकी से बहुत सारे चेंज देखने को मिल रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और धातु के आभूषण और मूर्ति धार्मिक अनुष्ठानों के प्रयोग में आने लगी। अब आप बोलोगे धार्मिक क्षेत्र में धातु कैसे हेल्प दे रही है, तो धातु से क्या बना रहे हैं, वो भगवानों की मूर्तियां बना रहे हैं, लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, वो पूछ रहे हैं उन्हें, और क्या है मंदिरों और स्मारकों के निर्माण हो रहे हैं, धातु का अधिक से अधिक प्रयोग देखने को मिल रहा है। अब है धातु प्रौद्योगिकी के कारण आर्थिक परिवर्तन की। आर्थिक परिवर्तन क्या है, हम धीरे धीरे सारा पढ़ रहे हैं, होप आपको समझ आ रहा है। आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ कि कृषि में सुधार आए, लोहे के औजारों ने खेती को अधिक प्रभावित कर दिया या बहुत ही प्रभावी कर दिया। अब बहुत ही अच्छे ढंग से खेती हो पा रही है। अब लोहे के हल और अन्य औजारों के उपयोग से भूमि को अधिक क्या मिल रहा है, उपजाऊ हो पा रही है। यानी कि पहले लोग अब हाथ से कर रहे थे, पत्थर से कर रहे थे, तो इतनी जमीन उपजाऊ नहीं हो रही थी, पर अब इतने अच्छे अच्छे औजार बनने लगे धातु के प्रयोग से कि अब जो है जमीन भी उपजाऊ हो रही है और खेती भी अच्छी हो रही है। उत्पादन बढ़ने के कारण समाज में खाद्य भंडार और व्यापार का विस्तार हुआ। तो मैंने बोला ना कि आर्थिक क्षेत्र में कैसे वृद्धि हुई कि अब लोग कृषि ज्यादा कर रहे हैं, उत्पादन ज्यादा होने के कारण व्यापार में भी विस्तार हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, व्यापार का विकास की धातु प्रौद्योगिकी ने व्यापार को बढ़ावा दिया और धातु के सिक्के का प्रयोग करके व्यापार में मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ, यानी कि अब धातु के सिक्के भी बनने लगे, ठीक है। और हथियार और औजार आभूषण का व्यापार बढ़ा कि अब जो लोग धातु से चीजें बना रहे थे, जिन लोगों को अच्छे से ज्ञान हो गया था कि हम ये औजार बना सकते हैं, वो औजार बनाकर उनका क्या कर रहे थे, आयात निर्यात भी कर रहे थे, उन्हें बेच रहे थे और खूब जो है धन भी कमा रहे थे। अब धन कौन सा सिक्के चलते थे, धातु के सिक्के चलते थे, जिससे समाज आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। अब इससे आर्थिक रूप से समाज जो है समृद्ध हो गया। अब श्रम का विभाजन हम एक बार देख लेते हैं कि धातु प्रौद्योगिकी के कारण श्रम का भी विभाजन हुआ। श्रम क्या होता है, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, है ना, जैसे कि कारीगर धातु के औजार हथियार बनाने में विशेषज्ञ बन गए। अब लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बन गए, वो किसे बनाने में, जो भी कारीगर थे वो अब औजार और हथियार बहुत ही अच्छे से बना पा रहे थे। व्यापारियों ने इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना शुरू करा और व्यापारी क्या कर रहे थे कि अब श्रम का मतलब काम का विभाजन होगा कि ये लोग तो बनाएंगे, हम इनसे खरीदेंगे थोड़े पैसे में और बेचेंगे ज्यादा में। तो चीजों के क्या थे, बेसिकली पार्ट्स हो चुके थे, बढ़ चुके थे, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि धातु प्रौद्योगिकी ने समाज को संगठित, समृद्ध और सुरक्षा बनाने में दीर्घकालीन भूमिका निभाई। कि भाई जब धातु प्रौद्योगिकी आई तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, ठीक है, जैसे कि समाज को संगठित रूप से चलाया गया, समृद्धि मिली, सुरक्षा मिली और इसने कृषि, व्यापार और संगठन, सामाजिक संगठन में भी सुधार लाया। कि इसमें क्या हुआ, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में भी हमें बढ़ावा देखने को मिला और धातु के औजार और हथियारों ने सभ्यताओं को मजबूत बनाया। कि जो धातुओं का प्रयोग हो रहा था उनसे भी क्या हुआ, सभ्यताओं को मजबूती मिली, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला। अब लोगों की आर्थिक प्रगति होने लग गई तो इस चीज को भी जो है बढ़ावा मिल रहा था। अब धातु प्रौद्योगिकी के बिना प्राचीन सभ्यता का विकास संभव नहीं था। कि जब धातु प्रौद्योगिकी अगर ना हो तो जो प्राचीन सभ्यता थी इनका जो विकास था वो संभव नहीं था। तो जो भी हम यहाँ पे चीजें पढ़ रहे थे ना कि भाई जो डिबेट्स के रीजंस थे तो वो भी यहाँ पे मैंने क्लियर करे हैं, ठीक है। इसमें समाज में स्थायी परिवर्तन लाए जो कि आज भी प्रासंगिक है। तो हमने क्या देखा कि धातु प्रौद्योगिकी क्या लेकर आई, स्थायी परिवर्तन लेकर आई और जो कि आज भी प्रासंगिक है, कि आज भी देखे जा रहे हैं। अब
मेरी बात सुनो, आपका कल या परसों में एग्जाम है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। जितना पढ़ाया उतना कर लेना, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही अच्छे नंबर जो है आप लेकर आएंगे अपने एग्जाम में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और चीन यानी कि शांग सभ्यता के जो अर्थव्यवस्था थी और व्यापार था उसके पैटर्न का मूल्यांकन करें। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी और शांग सभ्यता थी, इनके आर्थिक और व्यापार के पैटर्न का आपको मूल्यांकन करना है। दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारकों के महत्व का मूल्यांकन करें। देखो ध्यान से सुनना, कांस्य युग के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लिख सकते हो मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों सभ्यता में, क्योंकि सभी सभ्यताओं में सेम चीजें ही हुई हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मिनोयन और माइसिनी जो थी सभ्यता थी, इन्होंने सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास पर चर्चा कीजिए। यानी कि आपको इन दोनों सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करनी है। ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। और आज मुझे लिटरली कहीं जाना है, मैं लेट हो रही थी, जल्दी मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। जितना मुझसे हुआ मैंने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए, कुछ डिस्कस कर दिए और पूरा जो आपका सिलेबस था उसका थोड़ा सा इंट्रो भी आपको समझाया। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।